Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter demand for class 11 microeconomics, and in this video we are going to cover MCQs, that is multiple choice questions. And as you all know that these MCQs now cover a huge weightage, so it is very important to did such type of practice. So we are going to cover this in this session. But before starting this session, I request you all to please subscribe my channel and like my videos. Also share my videos as much as possible. So let's start with the MCQs. My first MCQ is, which of the following is an example of substitute good? Which of the following is an example of substitute good? Tea and coffee, Coke and Pepsi, car and petrol, tea and sugar. So as you all know, substitute कौन से होते हैं जो एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं, like टी एंड कॉफी. Many of the students think that इसका आंसर कोक एंड पेप्सी भी होना चाहिए. They are also correct. कोक एंड पेप्सी भी इसका आंसर हो सकता है, बट एज इन दिस क्वेश्चन हमें यही 4 ऑप्शन दिए हैं. तो either you tick over tea and coffee or you tick over Coke and Pepsi. Both are being considered correct. Next is the demand for normal good blank with an increase in income of the consumer. यानी कि नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है. सो व्हाट दे आर सेइंग, ऑब्वियसली इंक्रीज वी ऑल नो. तो ऑप्शन इज ए अगेन, इंक्रीज. द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस with an increase in the income of the consumer. Option is A. Next is increase in price of substitute good leads to. अगर substitute good के प्राइस इंक्रीज हो जाएं तो इससे क्या होगा? Expansion in demand, increase in demand, decrease in demand और contraction in demand. तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस तो चेंज नहीं करे, किसके प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हुए? सब्स्टिट्यूट गुड के. तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों पॉइंट तो कट गए, यानी कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा. अब बचा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो हमें पता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड हमारे गुड के मुकाबले क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है. सो आंसर इज बी, इंक्रीज इन डिमांड. Next is A, B and C are 3 commodities where A and B are complementary, whereas A and C are substitute with increase in price of commodity A. अब उन्होंने क्या बोला है कि A, B and C are 3 goods. A and B are complementary while A and C are substitute. And now they are saying कि if the prices of A rises, अगर ए के प्राइस राइज हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? ऑप्शन इज डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटी ए, बी एंड सी फॉल, यानी कि तीनों की डिमांड गिरेगी. डिमांड ऑफ कमोडिटी ए एंड बी फॉल, जबकि सी की डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड ऑफ ए एंड सी फॉल वेयर एज डिमांड ऑफ बी विल राइज. डिमांड ऑफ बी एंड सी विल फॉल वेयर एज डिमांड ऑफ ए विल राइज. तो पहले हम अपना चेक कर लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा. अगर ए के प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं, है ना, तो और ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. तो अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो सीधी सी बात है कि ए के प्राइस बढ़ने से बी की डिमांड तो होगी कम, ये बात तो पक्की है. ठीक है. और अगर ए और सी क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं, तो इस केस में सी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज. तो यानी कि सी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, बी की डिमांड बी की डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है. रिमेनिंग बचा ए. तो ए के क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड तो इसकी भी गिरेगी. तो यानी कि ए और बी की डिमांड कम होगी जबकि सी की राइज हो जाएगी. यानी कि ऑप्शन इज बी कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी ए एंड बी विल फॉल वेयर डिमांड ऑफ सी विल राइज. क्योंकि ए के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर तो फैक्टर लगना ही लगना है कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है. नाउ आवर नेक्स्ट इज व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली. जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों की डिमांड एक साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड, ऑल्टरनेट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या कंपोजिट डिमांड. हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, और अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस. तो उसमें हमने कहा था कि जब किसी भी चीज की डिमांड 2 या 3 चीजों की डिमांड एक साथ होती है तो उसको बोला जाता है जॉइंट डिमांड. क्या बोला जाता है? जॉइंट डिमांड. यानी कि ऑप्शन इज ए. नाउ देयर विल बी अ डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ कार विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कार की डिमांड क्या होगी?
कार और पेट्रोल क्या है आपके, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब है कि क्योंकि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए इसलिए कार पर रिसर्च पूछ रहा है, और इसने हमें ऑप्शन दिए हैं राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है, जब आपके खुद के प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, राइट। हमने जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन पढ़ी थी कि उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंज हुए हैं एंड दे आस्क द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ओवर द डिमांड ऑफ कार। तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि ऑप्शन इज सी। क्लियर। नेक्स्ट इज द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द assumption that, जो डिमांड कर्व है किसी भी कमोडिटी का वो किस एजम्पशन को लेकर बनाया गया है। फर्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, ऑल ऑफ दीज। सो उन्होंने बोला है कि डिमांड कर्व, हम कहते हैं डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट ओनली विद ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम बेसिकली इस पॉइंट से बनाते हैं कि बाकी सब फैक्टर कॉमन रहेंगे, फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो इसके तीनों ही ऑप्शन में प्राइस को भी कांस्टेंट माना गया सब्स्टिट्यूट गुड के, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं करा गया और इनकम में भी कोई चेंज नहीं करा गया है। इसका मतलब इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल नहीं है। दे आर आस्किंग नॉट, स्पेशली इस बात का ध्यान रखें एग्जाम में हम लोग जल्दबाजी में नॉट वर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फर्स्ट इज टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, पैन एंड रिफिल, ब्रेड एंड बटर। तो अगेन इसके आंसर आपके क्या समझ में आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है टी एंड कॉफी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, और एक कोक एंड पेप्सी भी आ रहा होगा। तो इसके आंसर ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, पॉजिटिव, प्रोपोर्शनल या नन ऑफ दीज। इनवर्स कैसे, प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू। अगर हमारी डिमांड एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है किसमें, डिमांड में, और एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है, जब हम अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस कम करते हैं, राइट। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। अब ऑप्शन क्या है हमारे, राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा या नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, हमने बताया था कि एक्सपेंशन होगा, यानी कि आप बनाकर देख लीजिए ना, प्राइस ये थे तो क्यों ये था, अगर मेरे प्राइस कम हो रहे हैं तो मेरी डिमांड क्या हो रही होगी, एक्सपेंड तभी तो, जब मैं अपने प्राइस कम करती हूँ तभी तो होती है। तो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इट मींस ऑप्शन इज बी। क्लियर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के हमने डिटर्मिनेंट पढ़े थे, जिसमें हमने कौन कौन से डिटरमिनेंट पढ़े थे, हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें पूछा नहीं है। अगेन नॉट दे आर बीन फोकसिंग। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर ऑल ऑफ दीज इज नॉट। इंडिविजुअल डिमांड का कौन सा फैक्टर नहीं है। तो 11th के अगेन आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन किसमें पढ़ा था, मार्केट डिमांड में पढ़ा था, प्लस हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी किसमें पढ़ा था, मार्केट डिमांड में पढ़ा था। तो इसके भी आंसर दो आ गए, ए एंड सी। क्लियर। नॉर्मली हमारे जो एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे वो इतने कंफ्यूजिंग नहीं होंगे कि हम ए को टिक करें कि सी को टिक करें, वो आपको ऑप्शन सही देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। उन्होंने पूछा है कि अगर डिमांड शेड्यूल आपको दिया जाए तो इसका असर डिमांड कर्व पे क्या बनेगा। डिमांड शेड्यूल क्या दिया है, प्राइस पहले भी 20 थे अब भी 20 हैं, डिमांड लेकिन पहले 100 थी अब 70 हो गई है। प्राइस में इसका मतलब चेंज नहीं आया, हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज नहीं करे, इसका मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा डिमांड कर्व का। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ऑब्वियसली बात है डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं किया है।
तो क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं किया है, सिंपल डिमांड मेरी कम हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, एक्सपेंशन डिमांड कब होता है? जब आपके खुद के प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं या आपके खुद के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड या फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ऑब्वियसली द आंसर इज डी। जब हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटाएंगे तब जाकर मेरे डिमांड एक्सपेंड होती है, एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट इज देयर इज अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन अ हॉट वेदर। सडन चेंज आता है जिसकी वजह से हॉट वेदर आ जाता है। एज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अब इट लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब देखिए उन्होंने कंडीशन दी है कि अचानक से गर्मी आ जाती है, पेप्सी के कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन गर्मी आ गई है तो ऑब्वियसली बात है चेंज इन वेदर हुआ है और अदर रीजन की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now our next question is a movement along the demand curve for soft drink is best described as। तो आपको पता है movement along the demand curve का हमने दूसरा नाम भी पढ़ा था, that is change in quantity demanded। change in quantity demanded। तो आंसर तो सीधा सीधा आपके आंसर में दे रखा है, that is option C, change in quantity demanded। ठीक है, हमने इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट इज if more is demanded at the same price, if more is demanded at the same price of or same quantity at a higher price, this fact of demand is known as। अगर हम एक सेम प्राइस पर ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं या सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हायर प्राइस पर, तो इसका क्या मतलब है? दिस फैक्ट ऑफ डिमांड इज नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो उन्होंने पूछा कि क्या मतलब है इसका, कि अगर हम सेम प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस में चेंज नहीं आता, डिमांड इंक्रीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन कब होता है? जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया हो। ठीक, नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन। अगर बात करें क्रॉस डिमांड की, तो क्रॉस डिमांड किसके बीच रिलेशनशिप दिखाता है? डिमांड ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अपने प्रोडक्ट की डिमांड और रिलेटेड गुड के प्राइस के बीच में, डिमांड ऑफ गिवन हमारे प्रोडक्ट की कॉमोडिटी और इनकम के बीच में, हमारे प्रोडक्ट की कॉमोडिटी और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बीच में, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बात है, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट कि क्रॉस डिमांड हमेशा क्या दिखाएगा कि मेरे प्रोडक्ट के डिमांड में क्या चेंज आया। अगर रिलेटेड गुड यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आता है तो मेरे खुद के प्रोडक्ट की डिमांड में क्या अंतर आएगा? तो ये तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सी लॉ ऑफ डिमांड की assumption नहीं है? सो व्हाट दे आर सेइंग, ए इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी डज नॉट चेंज। तो शुरू के तीन तो ऑब्वियसली बात इसकी assumption है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो कहता ही यही है कि जब मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो तब क्वांटिटी डिमांड पर असर आएगा। जबकि डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैंने भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज नहीं करे, तो ये तो assumption है ही नहीं इसकी, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट इज इफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड बी, देन अगर ए के प्राइस के चेंज होने पर बी की डिमांड चेंज हो रही है, तो ए और बी कैसे हैं? ए इज सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ बी, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑफ बी, सी बोथ ए एंड बी, और डी ईदर ए और बी। या तो ए होगा, ऑब्वियसली बात है, या तो सब्स्टिट्यूट गुड रहे होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड रहे होंगे, तभी एक के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर असर आ रहा है। तो आंसर इज डी, ईदर ए और बी। इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, एक जो डिमांड शेड्यूल होता है क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली वेरी करती है प्राइस से, प्रोपोर्शनेटली वेरी करती है, इनवर्सली वेरी करती है, या फिर इंडिपेंडेंट होती है। आंसर इज यू नो सी, इनवर्सली रिलेटेड होती है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का कौन सा डिटर्मिनेंट है? इनकम,
ऑफ द कंज्यूमर, सीजन एंड द वेदर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट में इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, तीनों ही, क्योंकि तीनों ही भले इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं लेकिन मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल लीड टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? अगेन ध्यान रखिएगा, लेफ्टवर्ड की बात कर रहा है तो मैं अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं करूंगी, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती है, सही बात है, यानी कि ए तो इसका ऑप्शन है। अगर नॉर्मल गुड के प्राइस में इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होती है, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो बी ऑप्शन नहीं है। पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो उस केस में भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये भी सही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस, अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो आज के टाइम में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा दो, ए एंड सी। इट्स आंसर इज ए एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो इससे क्या होता है? तो भाई सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो गए तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस एंड इट लीड टू अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई, देन दी टू गुड्स आर, अगर एक्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इसकी वजह से वाई की डिमांड कम हो रही है तो कैसा होगा? अब तो मैं बहुत डायरेक्टली आंसर कर सकती हूँ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? वर्टिकल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समीशन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। ए हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा था, फिर ए का पढ़ा, फिर बी का पढ़ा, ए और बी को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? मार्केट डिमांड कर्व बन गया। तो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। हमने क्या लिखा था ना, ए की डिमांड अलग लिखी थी ऐसे, बी की डिमांड अलग लिखी थी ऐसे, और इन दोनों को ऐड करा था, फिर उसका टोटल क्या आया था? मार्केट डिमांड आया था। तो हमने कैसे करा है? हॉरिजॉन्टल समीशन करा है। सेट्रस पैरिबस मीन्स, सिट्रस पैरिबस मीन्स का क्या मतलब होता है? ये वर्ड आपने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में पढ़ा है। सिट्रस पैरिबस मीन्स अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, आंसर इज डी। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन, दिस इज नोन एज, अगर किसी भी कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से वो उसे प्रमोट करती है कि वो गुड जिसके प्राइस कम हुए हैं उसको ज्यादा खरीदा जाए। आपको याद हो तो ये हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ऐसा होता है। लॉ ऑफ डिमांड का जब डेरिवेशन देख रहे थे तो डेरिवेशन में हमने देखा था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से वो ज्यादा परचेज करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किससे रिलेटेड है? राइज इन प्राइस, एक्सपेंशन कब होता है? जब प्राइस कम होते हैं, तो ए तो ऑप्शन नहीं है। फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी नहीं है। फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये सही है कि जब प्राइस गिरते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। क्लियर? ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो एक्स के प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होगा? अगर एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं और एक्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो सीधी सी बात है वाई की तो डिमांड कम होने वाली है और फिर एक्स में भी कोई वाला फैक्टर लगेगा कि अगर एक्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्स की भी डिमांड गिरेगी, तो यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन इज डी कि डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज। क्लियर? इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, अगर टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट हैं और टी के प्राइस कम हो रहे हैं तो टी के प्राइस कम होने का मतलब है कि टी के डिमांड बढ़ जाएगी और टी सब्स्टिट्यूट है। टी सब्स्टिट्यूट है किसका?
टी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी। और अगर टी के प्राइस कम हो रहे हैं तो टी की तो डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टी के प्राइस कम हो रहे हैं, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी के कस्टमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और कॉफी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो राइज इन द डिमांड ऑफ टी ए ऑप्शन है, और फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफी सी ऑप्शन की 1 and 3। 1 and 3 किस में आ रहा है, आपका बी में आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन इज बी, बी इज करेक्ट। Next is all except one of the following are assumed to remain same while drawing an individual demand curve for a product. Which one is it? उन्होंने कहा है किसी एक चीज को छोड़कर सभी चीजों को कांस्टेंट माना जाता है जब आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं, तो वो एक चीज क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ये चेंज हो सकती है क्योंकि इसी के चेंज के अकॉर्डिंग हम देते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ये भी कांस्टेंट, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटी। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो दूसरे के रेस्पेक्ट में सस्ता हो गया। एक प्रोडक्ट जिसके प्राइस कम हुए उसकी डिमांड इसलिए इंक्रीज हो गई क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसका आंसर है ए। क्लियर? इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज dx 12 minus 2px where px स्टैंड फॉर द प्राइस। द डिमांड एट प्राइस पी विल बी। तो बहुत सिंपल है, पी की जगह आप क्या भर दीजिए, 2 भर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा डिमांड का, 10। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, 12 minus 2px, तो 12 minus 2p की बताइए ना 2, यानी कि 12 minus 4 दैट इज 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इट्स आंसर इज बी। पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दैट इज बी। नेक्स्ट इज द डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज dx हमें दे रखा है 20 minus 3px। px प्राइस है। इफ एन इंडिविजुअल y हैज अ डिमांड फॉर 8 यूनिट, अगर कोई पर्सन 8 यूनिट की डिमांड कर रहा है तो आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। बहुत सिंपल है। यहां पर अब आपको दे रखा है 8 इज इक्वल टू 20 minus 3px। क्लियर? अब 20 minus 8 क्या आ गया, माइनस के 12 माइनस के 3px, माइनस से माइनस कैंसिल, px इज इक्वल टू 4। क्या आ गया, 4। तो इट्स आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट इज द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट x इज गिवन एज dx इज इक्वल टू 12 minus 2px। px प्राइस के लिए स्टैंड करता है। इफ देयर आर 5000 कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट, अगर किसी के प्रोडक्ट के 5000 कस्टमर हैं तो मार्केट डिमांड बताइए प्रोडक्ट की। अगर मार्केट प्राइस है 3 तो क्या होगी मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड निकाल लीजिए। आपने जब 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 इंटू 6, 12 माइनस 6, 6 आ गया, और 5000 कस्टमर है तो 6 5 30, तो आंसर इज 30,000। 35 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फिर से समझते हैं, आपको बोला है कि 5000 कस्टमर्स हैं और आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होगी। अगर आपके 5000 कस्टमर हैं, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए है, तो उन्होंने क्या टर्म दी है हमें, 12 minus 2x px। तो 12 minus 2 into 3 यानी कि 12 minus 6 इज इक्वल टू 6। ये इंडिविजुअल की है तो 5000 के लिए कितनी हो गई, 5000 into 6 दैट इज 30,000। क्लियर? नेक्स्ट इज टू कमोडिटी ए एंड बी कैन बी इंफर्ड एज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इफ। ए और बी को हम बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट कब मानेंगे, जब rise in price of one lead to increase in the demand of other and vice versa। अगर एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, या फिर इसका उल्टा। दूसरा, जब एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होती है, जब एक के प्राइस गिरते हैं तो दूसरे की डिमांड गिर जाती है, बट नॉट दी अदर वे राउंड। नेक्स्ट इज अगर एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बट नॉट दी अदर वे राउंड। तो उन्होंने कहा किसी और वजह से नहीं, लेकिन ऐसा मतलब इसका अपोजिट नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए।
कि अगर एक के प्रोडक्ट के प्राइस गिर रहे हैं तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। दूसरे अदर देन उन्होंने कहा ना कि बट नॉट द अदर वे अराउंड, इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट इज अ गुड कैन बी कंसिडर्ड अ नॉर्मल गुड इफ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कॉजेज। अगर एक गुड नॉर्मल गुड तब कंसिडर होगा जब किसी भी प्रोडक्ट के उस इनकम, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर उस नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर कॉज्ड बाय। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता है, जब खुद के प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं, जब चेंज इन इनकम, चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड एंड चेंज इन द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली आंसर इज ए, change in the price of the given good. Next, when income of a consumer falls, the impact on price demand curve of an inferior good. अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उस इंफीरियर गुड्स के लिए उसका जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, और इनकम के कम होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस द गुड्स आर। अगर एक के प्रोडक्ट एक्स के प्रोडक्ट के प्राइस गिरने से वाई की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बी। नेक्स्ट, इफ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड एक्स राइजेस। अगर y के प्राइस राइज हो रहे हैं और डिमांड x की राइज हो रही है तो ये क्या हो गया, आपस में सब्स्टिट्यूट। वी हैड डिस्कस सो मेनी टाइम, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। अगर दोनों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है x और y में, कि एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पे दूसरा घट रहा है, तो सब्स्टिट्यूट। और अगर एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड कम हो रही है देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल क्लियर कट है। इफ नेक्स्ट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड शिफ्ट फ्रॉम dd to dd1 to d1 d1, स्मॉल कैपिटल dd1 to dd1 स्मॉल dd1, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड, राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, या राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो उन्होंने कहा है कि क्या शो कर रहा है कि भाई ये वाला शिफ्ट अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करने की वजह से तो नहीं आ सकता। क्लियर? अब किसकी वजह से आएगा, दूसरे फैक्टर की वजह से, यानी कि बचा सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। तो उन्होंने कहा है कि अगर डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रही है डिमांड, और इंक्रीज कब होती है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस राइज हो जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, an increase in the price of coffee will have the following effect on the demand curve of tea. अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो टी के डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है टी का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला तो इसके अंदर डायग्राम आने से रहा, ए और सी तो नहीं आएगा क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं करा है, यानी कि रहा बी और डी। बी और डी में साफ साफ है कि राइटवर्ड शिफ्ट करेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो टी का डिमांड कब आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मूवमेंट इन द डिमांड कर्व इज बिकॉज ऑफ। मूवमेंट कौन सा दिखा रहे हैं आपका, ए टू बी का, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। और अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, जब एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता है, जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। 44 का क्या है, ए है। ठीक है, हमारे यही होता है कि अगर मैं ये कहूँ इसी वाले डायग्राम में कि अगर ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो कब होगा, जब P से P1 हो जाएंगे, है ना। तो जब प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है किसका, डिमांड कर्व का। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। फॉलोइंग डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बोथ ए एंड बी, और नीदर ए और नॉर बी। तो आप देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व चल रहा है, यानी कि क्या चल रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड तो है ही नहीं क्योंकि इसमें तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड कर्व, इन तीनों में से मार्केट डिमांड कर्व कौन सा वाला है? तो आप याद करिएगा, मेरी प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपका मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज्यादा फ्लैटर होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व को फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उसका असर मार्केट डिमांड कर्व पे ज्यादा पड़ता है। मतलब एक पर्सन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर और मार्केट पे अगर वही फैक्टर अगर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करेगा तो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए मार्केट डिमांड का जो कर्व होता है वो ज्यादा फ्लैटर होता है। इन तीनों में से ज्यादा फ्लैटर कौन सा दिख रहा है? D3। तो आंसर इज बी, D3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड। फिर वही बात, क्वेश्चन आप देखिए घुमा घुमा कर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड कौन सा वाला होगा? ऐसा वाला होगा, सीधी सी बात। अब देख लीजिए ये कर्व कहां पे दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली, जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है जनरली कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप होता है। तो आंसर इज ए, नेगेटिव। नेक्स्ट इज any statement about demand for a good is considered complete only when the following is or are mentioned in it। डिमांड का किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसमें कोई एक चीज मेंशन हो। क्या? प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी ऑफ द गुड, पीरियड ऑफ टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली बात है ऑल ऑफ द अबव। आपको याद हो तो डिमांड की जब हमने शुरुआत में पढ़ी थी डेफिनेशन, तो उसमें हमने कहा था कि कोई भी चीज खरीदने के लिए हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, उसके प्राइस कितनी है, कितनी क्वांटिटी मिल रही है और किस वक्त खरीदी जा रही है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू इज good X and good Y are complementary good, while good X and good Z are substitute good. What will happen to good Y and good Z if the price of good X decreases? बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने ये वाला करा था अटेम्प्ट A, B and C वाला, कि गुड X और गुड Y क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इनके पास क्या है? ये X एंड Y कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जबकि X और Z कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब उसने पूछा है कि अगर X के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, अगर X के प्राइस डिक्रीज हो गए तो Z पे और Y पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर X के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से Y की डिमांड तो हो जाएगी इंक्रीज, और X के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट होने की वजह से Z की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यानी कि Y की डिमांड इंक्रीज होगी और Z की डिमांड डिक्रीज होगी। तो देख लीजिए कहाँ लिखा है ये कि Z की डिमांड डिक्रीज होगी और Y की डिमांड इंक्रीज होगी, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सो इट्स आंसर इज सी। So today we had discussed about MCQs and I hope you all now very much clear regarding the concepts of demand after doing such types of MCQs. So this is all about today's video and I hope you like the video. If you like the video then please subscribe my channel and share the videos as much as possible. Thank you and have a nice day.